पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं नूतन शेखावत आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। रजनीगंधा की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। किन्नौ के बाग में समसामयिक देखरेख। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार। मनमोहक सुगंधित फूलों में रजनीगंधा फूल की खेती साज सज्जा और उपहार देने के लिए की जाती है। साथ ही साथ इसमें निकाला गया सुगंधित तेल भी काफी कीमती होता है। इसलिए अपने प्रदेश के कुछ किसान भाई इसकी खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। अतः किसान भाइयों, यदि आप रजनीगंधा फूल की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना है, इसकी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। रजनीगंधा फूल की खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बात आती है भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। तो जिन स्थानों पर पानी लंबे समय तक ठहरता हो वहां इसकी फसल को नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उपज में भारी कमी आ जाती है। रजनीगंधा के लिए उपजाऊ दोमट अथवा बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि की अच्छी तरीके से 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 हल्की जुताई करके पाटा चला देना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई से पूर्व खेत में 3 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर सिंचाई कर देना चाहिए। इसके उपरांत जुताई करके क्यारियां बना लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। रजनीगंधा को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किंतु नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए। अतः रजनीगंधा की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम फास्फोरस, 200 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा कंदों की बुवाई करने से 2 से 3 दिन पहले ही भूमि में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए तथा नत्रजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर पहली मात्रा का उपयोग बुवाई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का प्रयोग 60 दिन बाद, तीसरी मात्रा का उपयोग 90 से 100 दिन के बीच में उपरवेशन के रूप में करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं रजनीगंधा की उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसान भाइयों, रजनीगंधा की किस्मों का चयन करते समय अत्यंत सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि रजनीगंधा की किस्में 3 प्रकार की होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली है अकेला, जिसमें दलपुंज की एक ही पत्ती होती है।
दूसरी है थोड़ी डबल, जिसमें दलपुंज खंड की 2 या अधिक पत्तियां होती हैं। तीसरी है डबल, जिसमें दलपुंज खंड की 3 से अधिक पत्तियां पाई जाती हैं, जिसके तहत कलकत्ता सिंगल, कलकत्ता डबल और मैक्सिकन सिंगल बड़े पैमाने पर उगाने के लिए उपयुक्त किस्में हैं। इसके अलावा रजनीगंधा की 3 नई किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें पहली है लाइट पिंक प्राइज, दूसरी है रजत रेखा तथा तीसरी है स्वर्ण रेखा। सल्क कंद रोपने का उत्तम समय फरवरी से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक का होता है। इसके अलावा आप अप्रैल तक भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। 1 लाख सल्क कंदों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इन कंदों की रुपाई करने से पूर्व कार्बन डाइजिम 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कंदों का उपचार कर लेना चाहिए। उसके बाद ही खेत में बुवाई करना चाहिए। तो इसके तहत रोपण की दूरी प्रति इकाई क्षेत्र, पैदावार, फूल व कंदों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। परीक्षणों से पता चला है अधिक पादप घनत्व से अधिक पुष्प डंडियां एवं फूल व कंद मिलते हैं। क्षेत्रों के अनुसार रोपण दूरी में भिन्नता पाई जाती है, साथ ही कंदों की मात्रा में भी भिन्नता पाई जाती है। सल्क कंदों की कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। प्रत्येक 4 से 5 पत्तियों के उपरांत 40 से 50 सेंटीमीटर खाली जगह छोड़ना चाहिए, जो कि सुविधाजनक रहती है। इस खाली स्थान का उपयोग सस्य क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो रजनीगंधा की फसल में गर्मी के समय 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा आप भूमि की किस्म एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर भी सिंचाई कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। रजनीगंधा की बुवाई करने के 20 से 25 दिन बाद कुछ खरपतवार खेत में दिखाई देने लगते हैं, जिनकी समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप रजनीगंधा की बुवाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। बागवानी में किन्नों के बाग बुंदेलखंड के जिलों में व्यापक क्षेत्रफल पर देखने को मिलते हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने किन्नों के फलों की तुड़ाई कर ली है, उन्हें आने वाले समय में इन बागों में अच्छी फलन लगे उत्पादन मिले, इस हेतु अभी से किन्नों बाग में कुछ प्रबंधन कार्यों को संपादित करना होगा, जिसके लिए हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर अनुभव जाने एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र भांबू से। मेरा नाम सुरेंद्र भांबू है। मेरा खेत चक 21 ML व चक 27 LNP में है। मेरे किन्नू का बाग 30 बीघे में किन्नू का बाग है, जो ड्रिप व सौर ऊर्जा पे लगा हुआ है। और इस बार मेरे किन्नू की पैदावार 2000 कुंटल के करीब लगभग पैदावार हुई है। इस बार ड्रॉपिंग भी काफ़ी रही। वो ड्रॉपिंग अगर नहीं होती तो 200 कुंटल का मेरे को फ़ायदा होता। और अब मैं किन्नू की कटाई, छटाई व निराई गुड़ाई में लगा हूँ। और अब मैं वैज्ञानिकों से ये उम्मीद रखता हूँ भी कि ये बताएं भी अगली बार के लिए इसमें किस चीज़ का छिड़काव किया जाए, कौन सी दवाइयाँ डाली जाए, ताकि पैदावार अच्छी मिल सके, ड्रॉपिंग ना हो। और जो तेले का प्रकोप है, जो मेरे बाग में भी बहुत ज़्यादा रहा था, जो तेले के प्रकोप से बचा जा सके। और एक जो उसका जड़ गलन रोग है, पौधा जो सूख जाता है, जिसको फाइटोफथोरा कहते हैं, उसकी अभी तक कोई विशेष रोकथाम वैज्ञानिकों द्वारा हमें नहीं बताई गई है। तो हम आपसे उम्मीद यही रखते हैं भी किसानों को आप सही समय पर उचित दवा का और उचित खाद बीज का और उचित प्रबंधन का हमें बताएं। अतः किसान भाइयों, किन्नों के बाग से अगली फलत अच्छी लेने के लिए इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को संपादित करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर GR मटोरिया। किन्नों की फसल जो है उसकी तुड़ाई लगभग हो चुकी है
और तुड़ाई के बाद जो है बगीचे को अगले साल का उत्पादन लेने के लिए पौधों को तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें सबसे पहले जो है पौधे की कटाई छटाई करनी चाहिए। जो आर पार निकली हुई टहनियाँ है, ये जो सूखी हुई टहनियाँ है, बीमारीग्रस्त टहनियाँ है, उनको अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। और उसके बाद में पौधे के चारों ओर गुड़ाई करके और पौधे के अंदर जो इस समय विभागीय सिफारिश अनुसार बताई हुई खाद जो है और उर्वरक, उनको मिला करके अच्छी तरह से और उसके बाद में सिंचाई देनी चाहिए, ताकि पौधा जो आगे के लिए तैयार हो सके और आगे फूल और फल ज़्यादा अगले सीजन में आपको दे सके। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि बाग के अंदर जो भी आपने इंटरक्रॉपिंग करनी हो, अंतराशस्य करके या दूसरी फसल लेनी हो, तो उसमें दलहनी फसलों को ही प्राथमिकता देनी है। चना या मटर या दूसरी जो खरीफ की दलहनी फसलें हैं जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है और साथ में भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार करती है, उन्हीं फसलों को लेना चाहिए। किन्नू में सामान्यतः क्या है कि विशेष रूप से फाइटोप्थोरा डिजीज का अटैक ज़्यादा होता है, इसलिए जैसे ही अपने इसमें गुड़ाई करके और खाद वगैरह दे रहे हैं उसी समय 60 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से अपने जो है ट्राइकोडर्मा कल्चर जो उसका उपयोग करना चाहिए। और ज़्यादा जो ग्रसित भाग है उनके ऊपर रिडोमिल जो है उसका लेप भी करना चाहिए। और पौधे में अगर आवश्यकता हो तो रिडोमिल जो है प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम तक जो है देनी चाहिए। अगर पौधे के ऊपर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है समय समय पर, तो इमिडाक्लोप्रिड है, एक्टारा है, मेटासिस्टोक्स है, डाइमेक्रोन है, इनकी सिस्टेमिक कीटनाशी दवाओं का जो है विभागीय सिफारिश अनुसार जो है उपयोग करना चाहिए। समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि उनका प्रकोप नहीं हो और पौधे को नुकसान नहीं। जब भी कटाई छटाई करते हो या किसी टूटी हुई टहनी की आप कटाई छटाई करते हो तो उस समय तुरंत उसके बाद में जो कॉपरऑक्सीक्लोराइड जो है उसका उस पर लेप करना चाहिए, ताकि पौधों के अंदर आगे इन्फेक्शन नहीं हो और टहनी आगे जाकर के सूखे नहीं। जमीन के साथ जो है बोर्डो बेस्ट बना करके और उसका भी जो लेप करना चाहिए, ताकि तने के साथ साथ जमीन से जहाँ टच होता है वहाँ पर कोई भी कीड़े, बीमारी, फंगस या बैक्टीरिया का प्रकोप नहीं हो और पौधा सुरक्षित रह सके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। अरे तुम खेत पे नहीं गए? शहर जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। रोज का आना जाना, तुम्हारे फसल को कीड़े खा जाएंगे। कोराजन है ना, इसीलिए बार बार खेत में नहीं जाना पड़ता। पेश है डुपॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। बच्चों को पढ़ा रहे हो? नहीं, सीख रहा हूँ अंग्रेजी। डुपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अंडा देने वाली मुर्गियों लेयर पालन की बात करें तो इस व्यवसाय से अच्छी आमदनी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मुर्गी पालक चूजा से लेकर अंडा उत्पादन की अवस्था तक आहार प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही या अज्ञानता कम अंडा उत्पादन के कारक बनेंगे। तो मुर्गी पालक भाइयों, आप आहार प्रबंधन के कार्यों को कब और किस प्रकार से अमल में लाएं, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक विशेषज्ञ से। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है और आज ये व्यवसाय कृषि व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इसमें जो आहार प्रबंधन है या आहार व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मुर्गी पालन में टोटल खर्चा इस व्यवसाय पे आता है, उसका लगभग 70 से 75% खर्चा अकेले जो है खाद्य प्रबंधन पे या आहार व्यवस्था पे जाता है। इसलिए मुर्गी पालक को विशेषकर जो है इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और
खाद्य प्रबंधन में अगर हम देखें कि तो इसमें सामान्यतः 3 प्रकार का आहार जो मुर्गी पालन में उपयोग किया जाता है। जैसे अंडा उत्पादन अगर हम व्यवसाय को कर रहे हैं तो उसमें 1 दिन की आयु से लेकर के 8 सप्ताह की आयु तक संतुलित स्टार्टर राशन या जिसको हम आरंभिक राशन बोलते हैं वो दिया जाता है। तो उस राशन में प्रोटीन और एनर्जी की मात्रा वो ज़्यादा होती है। जैसे प्रोटीन की मात्रा उसमें 22 से 24% तक रखी जाती है और ऊर्जा की मात्रा जो है उसमें 2700-2800 किलो कैलोरी तक होती है उसमें जो। और 8 सप्ताह से लेकर के 20 सप्ताह की आयु तक जो आहार दिया जाता है उसको हम ग्रोअर राशन या वर्धक राशन बोलते हैं, वो दिया जाता है। और इस राशन में प्रोटीन या ऊर्जा की मात्रा स्टार्टर राशन की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाती है उसमें। जैसे प्रोटीन की मात्रा है उसमें तो 18 से 20% हमें रखनी चाहिए और ऊर्जा की मात्रा 2600 किलो कैलोरी तक उसमें रखनी चाहिए। और इसके बाद जो है 20 सप्ताह से आगे वाली जो आयु है या जो अंडा उत्पादन वाली जो आयु है उसमें जो राशन दिया जाता है उसको हम लेयर राशन बोलते हैं। और लेयर राशन में प्रोटीन की मात्रा जो है वो 16 से 18% और एनर्जी की मात्रा जो है वो 24 या 2600 किलो कैलोरी तक रखते हैं उसमें जो है। लेकिन इसमें कुछ तत्वों की मात्रा स्टार्टर और ग्रोअर राशन की तुलना में अधिक रखी जाती है। जैसे कैल्शियम की मात्रा उन दोनों में 1% तक रखी जाती है और लेयर राशन में कैल्शियम की मात्रा वो 3% तक बढ़ा करके देते हैं उसमें जो है। और कि बहुत सारे किसान भाई या मुर्गी पालक हमारे ऐसे होते हैं स्वयं दाना बना करके मुर्गी पालन व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो व्यवसाय उनके लिए और भी लाभकारी हो सकता है। और उसके लिए जो है फीड फार्मूले सामान्यतः जो हम लोगों द्वारा विकसित किए जाते हैं या बहुत सारे विश्वविद्यालय या सेंट्रल पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इस तरह के जो संगठन हैं उनके द्वारा जो विकसित किए गए तो उन फीड फार्मूलाओं का उपयोग कर सकते हैं। अब दाना स्वयं तैयार करने के लिए सामान्यतः इसमें 45 से 50% एक अकेला फीड इंग्रेडिएंट या दाना अवयव जिसको हम जो पीली मक्का बोलते हैं वो होता है उसमें जो। और उसके बाद उसमें जो है 10 से 15% इसमें व्हीट ब्रान या जो गेहूं का चोकर होता है वो होता है उसमें। और 15 से 20% इसमें जो है जो राइस हस्क उसमें जो कनकी जिसको चावल की बोलते हैं वो होता है इसमें। और उसके अलावा जो बहुत सारी वैसी जो चीज़ें जैसे मल्टीविटामिन्स है या साल्ट है या फिश मील है या बोन मील है तो इनकी मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है उसमें जो है। जैसे साल्ट है तो उसमें 0.5% रखना चाहिए, फिश मील है तो उसमें 5% तक रखनी चाहिए, बोन मील 2 से 3% हम रख सकते हैं, सोयाबीन मील भी उसमें हम जो है 5% रख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अगर हमें स्टार्टर या ग्रोअर या लेयर राशन स्वयं बनाना है तो इस प्रकार जो है फीड फार्मूले का उपयोग करके हम दाना स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। और ये स्वयं तैयार किया हुआ दाना निश्चित ही बाजार के क्रय किए हुए दाने से सस्ता और संतोषजनक दाना होता है। तो इस दाने का उपयोग करके किसान भाई व्यवसाय से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं और मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। दाना देते समय विशेषकर मुर्गी पालक को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम ब्रूडिंग अवस्था में दाना दे रहे हैं या ग्रोअर अवस्था में दाना दे रहे हैं या लेयर अवस्था में दाना दे रहे हैं, कि दाने के बर्तनों को हमेशा जो है 1/4 वो खाली रखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है व्यवसाय से अच्छी आय अर्जित करने के लिए मुर्गियों की आयु के अनुसार ही हमें जो है स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर उसी प्रकार का हमें राशन देना चाहिए। कंद वर्गीय सब्जियों में अरबी की खेती मुख्य रूप से कंद एवं पत्तों के लिए की जाती है। हमारे प्रदेश में कुछ किसान भाई इस समय अच्छे लाभ हेतु अरबी की खेती करते हैं, तो उनको इसकी खेती के कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इसकी खेती के प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप खेतों में कंदों का कम जमाव, कमजोर पौध एवं कम उपज देखने को मिलेगी। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी अरबी की खेती करने जा रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके लिए अरबी की खेती पर देखिए हमारे कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। अरबी बहुवर्षीय कंदीय पौधा है। इसको कच्चू, घुइयां आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें पाला सहने की क्षमता नहीं होती है। इसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक उगाया जा सकता है। उत्तरी भारत की जलवायु अरबी की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। भूमि एवं उसकी तैयारी। अरबी की खेती गहरी उपजाऊ बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी में अच्छा उत्पादन होता है।
खेत की तैयारी के लिए 1 जुताई मिट्टी पलट हल से करने के पश्चात 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए। उसके पश्चात पाटा लगा देना चाहिए। इसकी उन्नतशील प्रजातियों में नरेंद्र अरबी 1, नरेंद्र अरबी 2, सतमुखी, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रजातियों में श्री रश्मि, श्री पल्लवी, पंचमुखी, सहस्त्रमुखी, काका काचू, गौरिया, सफेद गौरिया, बीर भूमि लोकल, नदिया लोकल तथा अन्य स्थानीय किस्में बुआई के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। बात करें बीज की मात्रा, तो यदि कंद बड़ा है तो उस दशा में बीज की मात्रा अधिक लगती है। 1 हेक्टेयर खेत की बुआई के लिए 5 से 10 कुंटल कंद की आवश्यकता होती है। बुआई के लिए 25 से 30 ग्राम के कंद उपयुक्त होते हैं। बुआई पूर्व कंदों को कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर कंदों को उपचारित अवश्य कर लें। खाद एवं उर्वरक, अरबी की अच्छी उपज के लिए 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय अच्छी प्रकार मिला देते हैं। इसके अतिरिक्त 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देते हैं। शेष नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी चढ़ाते समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। अरबी की बुआई सामान्य दशा में 60 गुणा 45 सेंटीमीटर पर करते हैं, परंतु यदि कंदों की खुदाई जल्दी करनी हो तो बुआई 60 गुणा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। अरबी की बुआई मार्च अप्रैल में करने पर उपयुक्त होता है। सिंचाई की यदि बात करें तो जमाव होने में देरी हो रही हो तो पहली सिंचाई बुआई के 15 दिन के अंदर कर लेनी चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की फसल को 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में वर्षा होते रहने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। बरसात बीत जाने पर 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, अरबी की फसल में खरपतवारों के रोकथाम के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। जब पौधे ऊंचे हो जाए तब उन पर अच्छे प्रकार से मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। किसान भाइयों, प्रमुख रोगों की यदि बात करें, इसके अंतर्गत झुलसा रोग आता है। रोग के प्रारंभ में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के छोटे गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं, जो बढ़कर अनियमित हो जाते हैं और इनका रंग लाल भूरा हो जाता है। रोग की उग्रता में समय से पूर्व पत्तियां गिर जाती हैं और प्रकंद सड़ जाते हैं। जुलाई अगस्त में इससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए, रोग से बचने के लिए अगेती फसल लेनी चाहिए। बुआई के लिए स्वस्थ प्रकंद का उपयोग करना चाहिए। रोगी पौधे व उसके भाग को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। खड़ी फसल में रिडोमिल एमचेट 75 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। सैंडोविट 0.1% अवश्य मिलाना चाहिए। दूसरा रोग है पत्ती सड़न रोग। यह रोग राइजोक्टोनिया बटाटिकोला नामक कवक से होता है। इसके रोकथाम के लिए कंदों को 1% ब्लीचिंग पाउडर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। कीटों के अंतर्गत सफेद बिंदीदार भृंग, यह कीट अरबी की फसल को खूब पसंद करता है। यह पत्तियों में छेद कर देता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे पत्ती रहित हो जाती हैं, जिससे कंद छोटे एवं कम संख्या में लगते हैं। इसके रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास की 2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसमें सैंडोविट चिपचिपा पदार्थ 0.1% मिला लेना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, इन तकनीकियों को अपनाकर अरबी की खेती करते हैं तो आप लगभग 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मलप बलिया से राजेश गुप्ता ने। आपने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
आज हम बात करेंगे कि हम अपने पशुओं से स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किस प्रकार से करें, जिससे कि हमारी पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहने के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो और हमें अधिक आमदनी अपने दूध से हो सके। तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर जो हमारे पशुओं का कार्यभार होता है वो ग्रामीण महिलाओं पर रहता है और महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक पशुओं की देखभाल, उन्हें चारा डालना, उन दूध उत्पादन और ये सब कार्य करती हैं। लेकिन जानवरों का ध्यान रखते रखते ये भूल जाती हैं कि साफ़ सफाई कैसे करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जहाँ पशुओं को बांधा जाता है यानी पशुओं का बाड़ा, इस बाड़े को हमें साफ़ सुथरे तरीके से रखना चाहिए। प्रतिदिन इसकी धुलाई कर उसे साफ़ रखें। गोबर को अपने बाड़े से कहीं अंततः डालें जहाँ पर कि हम उसकी खाद बनाकर खेतों में डाल सकें। इसके अलावा समय समय पर खासकर हमें बरसात से पहले और बरसात के बाद भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी DDT आदि दवा का भी छिड़काव अपने बाड़े में करें और जानवरों को भी प्रतिदिन या फिर अपने हिसाब से 2-3 दिन बाद नहलाकर उसे साफ़ सुथरा रखें और सूखा रखें। इससे पशुओं में बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है। दूध निकालने के लिए जब हम अपने बाड़े में जाएं तो उसके लिए उससे पहले हम कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे नाखून कटे हुए हों, हमारा सर या बाल बंधे हुए हों और वह ढका हुआ हो और साथ ही हम अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धो करके दूध निकालने से पहले हम यह देख लें कि कहीं जानवर में गोबर या मिट्टी इत्यादि तो नहीं लगी है। यदि ऐसा कुछ लगा हुआ है तो उसे कपड़े से झाड़कर पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। और जो हम बर्तन बाड़े के अंदर ले जा रहे हैं दूध दुहने से पहले, उस बर्तन की भी साफ़ सफाई का हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। और यह जो दूध दुहने का हमारा बर्तन है इसका आकार भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर से सकरा हो और नीचे से चौड़ा हो। अन्यथा अधिकतर किसान भाई और महिलाएं क्या करते हैं कि बाल्टी में दूध दुहते हैं, जो कि इसके ठीक विपरीत इसका आकार रहता है। बाल्टी हमेशा नीचे से सकरी रहती है और ऊपर से चौड़ी रहती है, जिससे कि इधर उधर की गंदगी का भी उसमें खतरा रहता है। तो इसलिए बर्तन का खास ख्याल रखें। इसके अलावा जब हम दूध दुहते हैं तो उसके जो तरीका है उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि यदि जानवर के थन बहुत छोटे हैं तो चुटकी विधि से उसको दोहा जा सकता है, और यदि थन बड़े हैं तो मुट्ठी बांध करके दूध धोने की प्रक्रिया रहती है। लेकिन मुट्ठी बांधकर दूध धोने के लिए खास ध्यान दें कि अंगूठे को कभी भी बीच में न रखें। यदि अंगूठे को बीच में रखते हैं तो इससे थन पर नाखून लगने से या फिर अंगूठे के बार बार दबाव पड़ते रहने से गांठें बन जाती हैं और इससे उसमें बाद में पशुओं में बीमारी आने का खतरा भी रहता है। इसलिए सही प्रक्रिया से ही दूध दुहना चाहिए। और अधिकतर देखा जाता है कि हमारे पास 2-3 जानवर यदि रहते हैं या कई जानवर हैं तो हम छोटे बर्तनों में दूध धोकर उसे एक जगह एकत्र करते हैं। तो एकत्र करने के समय भी उस बर्तन की भी साफ सफाई का ध्यान हमें रखना चाहिए। वह बर्तन भी गर्म पानी से अच्छी तरीके से धुला हुआ और सूखा हुआ हो, और साथ ही एक मलमल के कपड़े या फिर बारीक छलनी से इस दूध को इकट्ठा करते रहें छान करके, क्योंकि अनेक सावधानी बरतने पर भी बाड़े से दूध के साथ कई प्रकार की गंदगी दूध में आ सकती है। तो इस तरीके से यदि आप छान कर दूध को एक जगह एकत्र करेंगे और फिर उसके बाद उसे ढककर रखेंगे तो दूध बाहर की गंदगी से और विषाणुओं से बचा रहेगा। और यदि हम इस सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो दूध है वो तो स्वस्थ साफ सुथरा होगा ही, साथ ही हमारे पशु भी निरोगी रहेंगे। और अब ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ATV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है annadata.up@atv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।